गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेकंड यूनिट के टेस्ट की बात हम लोग कर रहे थे। आइडियल सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देखना चाहेंगे। नो डाउट आइडियल सॉल्यूशन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ही हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का था। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन ए गिवन रीजन, व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। अगर कहीं dV 0 है, dV 0 का सीधा सा मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो सॉरी पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ऐसी जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की क्या स्थिति होगी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप सिर्फ E = 0 इतना लिखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स ऑफ SI। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हमें एम्फेसाइज करना है। हम लोगों को निश्चित रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट्स को बिल्कुल फंडामेंटल पे ला करके छोड़ना है। SI यूनिट्स में 7 फंडामेंटल्स होती हैं, उसी में देना है। ये आपका मन है, आप कहीं से भी निकालें। ये इसका थिंक प्रोसेस है या कैलकुलेशन है। अगर आपको डायरेक्ट ये यूनिट याद नहीं है तो आप नॉर्मल सा इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप सीधे सीधे प्लेस कर सकते हैं, 1 मार्क्स में निकालना जरूरी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 1 मार्क्स का है और बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। कैन टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। 1 मार्क्स में है तो हमें बिल्कुल ब्रीफिंग करनी है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है और उसने कहा भी है गिव रीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हम लोग शुरुआत करेंगे नो से। ये फिर इंटरमीडिएट पैराग्राफ है। बाकी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप लोग यूज करेंगे। रीजन आप लोगों ने क्लियरली देना होगा। अगर सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो यहां आपने जो डायग्राम है वो डायग्राम भी शो कर देना चाहिए। और अगेन यहां पर जो -dV/dl वाला कॉन्सेप्ट है उससे आपको समझाना चाहिए। और ये एंगल बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल 90 डिग्री शो करना चाहिए। ये 2 मार्क्स में है, बाकी 1 मार्क्स में आप डायरेक्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा मजेदार सा था। What is the dielectric constant of metal? कुछ भी अलग से एक्सप्लेन नहीं करना, ना कोई इसकी डेफिनेशन देनी है। आपको सीधे सीधे आंसर प्लेस करना है इंफिनिटी, जो हम लोगों ने यहां आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, by what factor does the capacitance of metal sphere increases if its volume is tripled? रेजिस्टेंस वॉल्यूम को ट्रिपल कर रहा है तो वहां इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस जो है कितना चेंज हो जाएगा, ये बात बतानी है। तो नो डाउट जो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस है उसके रेस्पेक्ट में आंसर देना है। शॉर्टेस्ट वे ये हो सकता है C1/C2 = R2/R1, या वॉल्यूम के टर्म्स में V2/V1 to the power 1/3। यहां से वैल्यू प्लेस करेंगे 1.44 आ गया। फाइनल आंसर ये हाईलाइटेड है, बिल्कुल इसी तरह से देना है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप ये कैलकुलेशन ना भी करें या आप इसको रफ में करें, ओरल करें, तब भी चलेगा। अगर आपको कहीं लिख के कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जहां आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे करें। फाइनली आंसर आपको इस तरह से प्लेस करना चाहिए, thus the capacitance increases 1.44 टाइम्स। तो ये इसका आइडियल आंसर है। ये आंसर आप लोगों ने लिखना चाहिए। अब ये 5 क्वेश्चंस को जो हमारा हाईएस्ट अचीवर है या हम ये कहें जिसने अपनी कॉपी को बड़े अच्छे हैंडराइटिंग में फ्रेम किया हुआ है, वो मैं एक बार आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कैसे लिखा है, क्या और इंप्रूवमेंट हो सकता था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आंसर शीट। अब इस आंसर शीट पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करना चाहिए था, उसने नहीं किया। आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। पूरा पैराग्राफ उसने दिया है, जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली 0 लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर मैं करता हूं तो देखिए यहां उसने न्यूटन मीटर पर एम्पियर पर सेकंड पे लाके छोड़ा है, जो कि एक तरीके से ठीक नहीं है। उसने एसआई में क्लियरली पूछा था तो आपने एसआई में ही देना चाहिए। मार्क्स मिले नहीं मिले ये एक अलग की बात है। आंसर नंबर 3 में
शुरुआत नो से करनी चाहिए। अभी मैंने आइडियल सॉल्यूशन आपको दिखाया था। डियर स्टूडेंट्स, यहां उसने एक्सप्लेनेशन किया है क्योंकि उसने रीजन मांगा था, तो आपको भी रीजन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, थोड़ा सा भटक गया स्टूडेंट, उससे जो आंसर पूछा गया था वो उसने नहीं दिया। यहां डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या रिलेटिव परमिटिविटी को उसने डिफाइन करने की कोशिश किया है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखिए ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जो पूछा गया वो आंसर इसने नहीं दिया। अल्टीमेटली इसको मार्क्स मिले 0। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। अगेन आसान सा क्वेश्चन था। यहां उसने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम किया है, फॉर्मूला भी लिखा है, जो बैकग्राउंड में कैलकुलेशन है वो भी करके दिखाई है। फाइनल आंसर लिखते समय उसको इस तरीके से लिखना चाहिए, C2 इक्वल्स टू 1.44 C1। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको शो करता हूं, उसके बाद यहां उसने क्या किया, क्या करना चाहिए था, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 था। यहां वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ये पूछता है कि भैया कौन सा ग्राफ ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा और क्यों। क्लियरली कह रहा है गिव द रीजन फॉर योर आंसर, इसका मतलब क्यों, आपने जवाब उसका देना है। तो देखिए जो देने का तरीका है वो परफेक्ट ये है डियर स्टूडेंट्स, इससे छोटा आप नहीं कर सकते। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने सेम ग्राफ को अपनी आंसर शीट पे ड्रॉ करना चाहिए, बेशक रफ आप इसको करें। इवन दैट आपको यहाँ पे Q लिखा है तो कूलम यूनिट लिखनी चाहिए, और यहाँ पोटेंशियल है तो वोल्ट आपको यूनिट मेंशन करना चाहिए। अब इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि भैया कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q बाई क्या होता है, V होता है। आप अगर यहाँ किसी भी एक चीज को कांस्टेंट करते हैं, आप Q को कांस्टेंट करते हैं या V को कांस्टेंट करते हैं, तो रिलेशन आपको मिल जाता है। या सॉल्यूशन में Q को उसने कांस्टेंट किया है, Q को कांस्टेंट करने का सीधा सा तरीका ये है कि ये आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा पैरेलल टू पोटेंशियल एक्सिस, तो आपका Q कांस्टेंट हो गया। अब यहां से C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। अब C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है तो सिंपल से आप क्या देखेंगे, देखिए यहां से आपने ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, VA और VB दोनों मिल गए, इसके बेसिस पे आप अपना आंसर प्लेस कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर को प्लेस करने के लिए आपको यही मेथड यूज करना चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। यहां क्लियर मेंशन है, जो ऊपर से हम देख के आ रहे हैं ग्राफ से, VA इज लेस देन VB, therefore CA इज ग्रेटर देन CB। रेसिप्रोकल रिलेशन उसने ऊपर खुद कर शो कर रखा है, यहां पे आंसर दे रखा है। अब फाइनल आपकी यहां से कंक्लूजन क्या आई, A has a higher capacitance, तो आपको इसी तरीके से इसको मेंशन करना है। डिस्टेंस अब इस आंसर शीट को देखते हैं। तो देखिए आंसर शीट में उसने सारा काम किया लेकिन ग्राफ को रीड्रॉ नहीं किया, तो ग्राफ रीड्रॉ करना चाहिए आपको, एज वेल एज ये जो लास्ट में आपका रिजल्ट आया है इसको अंडरलाइन करना चाहिए या बॉक्स के अंदर बनाना चाहिए। दैट्स द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेट बाय डिस्टेंस r इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मैं समझता हूं बच्चे जो है ना वो इस चीज को नहीं देख पाए, कई सारे बच्चों ने गड़बड़ की, कुछ बच्चों ने ठीक भी किया। तो यहां एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ये बात कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स जो पेयर होंगे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए कंसीडरेशन में वो 3 होंगे। पहला चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, पहला चार्ज और उसके साथ दूसरा चार्ज, ये 3 पेयर बनेंगे। कॉम्प्रिहेंसिवली अगर आपने इस चीज को देखना है तो रेगुलर क्लासेस आप एक बार देख लें पीछे से, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां ये फिगर के बेसिस पे समझाने की कोशिश की है, तो आप कोई भी छोटी मोटी फिगर बना सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिखा के, उसमें फिर 2 चार्जेस दिखा करके, फिर जो पेयर है उनको बना करके। तो डिस्टेंस वही कॉन्सेप्ट यहां दिया है कि देखिए Q1 into V, Q2 into V, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से पेयर बन गए 2, और तीसरा पेयर बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12
अब ये तीनों के तीनों आपके सम अप हो जाएंगे, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। अब चूंकि क्वेश्चन हमारा यहाँ 2 मार्क्स का था तो ये सारा का सारा देना जरूरी है, डायग्राम देना भी जरूरी है, तीनों चीजें दिखाना भी जरूरी है, फिर फाइनल आंसर ये इस तरीके से बॉक्स में बनाना भी जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए क्या क्या हुआ है। यहाँ पे बच्चे ने निश्चित रूप से ये R के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया कि R1 R2 R3 कौन से हैं, डायग्राम नहीं दिया, 2 मार्क्स में से हाफ मार्क्स उसका डिडक्ट हो गया। यहां से ये पता लग रहा है कि हाँ चलो बच्चे को कॉन्सेप्ट तो पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर क्या हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने गड़बड़ तो की है। तो ये एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके मार्क्स यहाँ ज्यादा भी डिडक्ट कर सकता था, हाफ मार्क तो डिडक्ट हो ही गया। और डियर स्टूडेंट्स 33 क्वेश्चन होते हैं, अगर ऐसे मार्क्स कटेंगे आधा 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 करके, देखिए क्वार्टर मार्क्स काटने का तो कोई प्रोविजन बनता नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका जो स्कोर है वो काफी कम हो जाता है, इसलिए ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स आप लोग ना करें। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन में कहीं गलती है तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर निश्चित रूप से आंसर भी आपको प्रॉपर रिप्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि मार्क्स आपके पूरे आपको मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 3 मार्क्स का है, न्यूमेरिकल पार्ट है, सब लोग पढ़ ही चुके हैं क्वेश्चन को। 2 चार्जेस +3 -2 are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining two charges is the electric potential is 0? Take the potential at infinity to be 0. Infinity पे potential आपने 0 लेट करना है, उसके बेसिस पे अपना आंसर देना है। डायग्राम मस्ट है, बिना डायग्राम दिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो लैंग्वेज यहाँ हमने शो कर रखी है वो निश्चित रूप से आपको समझाने के लिए कर रखी है, आप इसमें से चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज किया हुआ है जिसको हम लोग पॉइंट P यहाँ पे कह रहे हैं, और इस पॉइंट P की जो आर्बिट्रेरी लोकेशन है जहां पे पोटेंशियल 0 वो लेट कर रहा है, वो हमें दिखाना भी चाहिए कि कहां से कर रखा है, हमने O से कर रखा है भैया, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस ये वाली हो गई 15 सेंटीमीटर -x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, मेरा नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं यहां ये चीज डियर स्टूडेंट डालूंगा, कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करने पे मेरे को जो डिस्टेंस आएगी वो मिल जाएगी। इसमें भी 2 केसेस बनते हैं, तो ज्यादातर बच्चे एक ही केस करते हैं जो पहले वाला है 9 सेंटीमीटर वाला, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि भैया ये 9 सेंटीमीटर कहां से है। तो आपने चूंकि डायग्राम में दिखा रखा है तो इस चीज को लिख देंगे, दैट इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज 3 into 10 to power -8 कूलम टुवर्ड्स चार्ज -2 into 10 to power -8 कूलम। इस तरह से आपने इसको प्रॉपर मेंशन करना है। सेकंड केस इसका और भी बन जाता है जिसमें x = 45 सेंटीमीटर आता है। यहां क्लियरली हमने इस चीज को कंक्लूड किया है कि 45 सेंटीमीटर पे कहां से होगा और 9 सेंटीमीटर कहां से होगा, कंक्लूड करके अपना आंसर दिया है। अब जरा आंसर शीट हम लोग यहां देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रॉपर उसने डायग्राम दिया, ये देखिए, बस इस पे ये मेंशन करना बाकी रह गया था तो वो मेंशन एग्जामिनर ने कर दिया। देन आफ्टर उसने दोनों पॉइंट्स के चार्जेस को मेंशन, दोनों पॉइंट के जो पोटेंशियल्स हैं उनको यहां मेंशन किया है। फिर इसके बाद उसने जो आगे काम किया, कैलकुलेशन निकाली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको x = 6 सेंटीमीटर दिया। अब देखिए वहां आ रहा था 9 सेंटीमीटर, यहां आ रहा है 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है भैया। 15 में से 9 गए तो 6 ही बचे। तो यहां जैसा मैं कह रहा था कि क्लियरली स्टूडेंट को बताना चाहिए कि 6 सेंटीमीटर कहां से है या वो 9 सेंटीमीटर कहां से था, तो क्लियरली ये चीज बॉक्स के अंदर बना देनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करना चाहूंगा। अगेन बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज कैपेसिटर, पहला पार्ट, डिफाइन कैपेसिटेंस दूसरा पार्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड तीसरा पार्ट। बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन, 3 पैराग्राफ आपको अलग अलग बनाने चाहिए। पहले हेडिंग प्लेस करना चाहिए कैपेसिटर, फिर आपको हेडिंग प्लेस करना चाहिए कैपेसिटेंस, फिर आपको तीसरा हेडिंग देना चाहिए फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। 3 पैराग्राफ अलग अलग बनाएंगे, हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का गैप कम से कम छोड़ेंगे।
डियर स्टूडेंट्स जो यूजेबल इंफॉर्मेशन है वो ये दे रखी है, बाकी आप एम्फेसिस कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ज्यादा लिखना चाहते हैं तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसको भी लिखा जा सकता है। क्या होता है भैया कैपेसिटर? इट्स ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज कैपेसिटर। अब दूसरे पैराग्राफ में हेडिंग आपने दिया था, क्या हेडिंग दिया था कि भैया कैपेसिटेंस क्या होती है? तो भैया देखो कैपेसिटेंस क्या है। अच्छा, अभी दूसरा पैराग्राफ नहीं शुरू हुआ, उसने यहां कैपेसिटर को थोड़ा सा और एलोबरेट कर रखा है कि फिजिकली कैपेसिटर होता क्या है, बना कैसे होता है, ये बात यहां पे उसने बताने की कोशिश आपको की है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ऐसा उसने कर रखा है, आप चाहें तो करें, ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट है वो तो आपने जरूर देना है। अब इसके बाद में ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, भैया सेम क्वेश्चन अगर आपका एक ही पार्ट 3 मार्क्स में आ गया, 2 मार्क्स में आ गया, इसलिए यहां एम्फसाइज कर रखा है। बाकी ये जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है आप ना भी देंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो चलेगा। देन आफ्टर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, अब देखिए यहां कैपेसिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। 1 मार्क्स में इतने बड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी आप क्या करेंगे, यहां से कैपेसिटेंस को इस फॉर्मूले की हेल्प से शो करेंगे और फिर इसकी डिफाइन भी दे देंगे। आगे तो सॉल्यूशन में एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस भी दिखा रखी है, नॉर्मली आपसे पूछ ली जाती है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैपेसिटर का थ्योरेटिकल हमने यहां तैयार करके आपको देने की कोशिश की है, जिससे कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाए। बाकी इसको यहां देने की जरूरत नहीं थी। फिर हमारा तीसरा जो पार्ट है बच्चों वो क्लियरली है फैक्टर्स ऑन व्हिच कैपेसिटेंस इज डिपेंड्स। तो आपको इसी तरह से मेंशन करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 2 3। पहले आपने एक सेंटेंस लिखा, फिर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दूसरा सेंटेंस C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, और तीसरा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। तो ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स आपको देना चाहिए, इस तरह से देना चाहिए। अब अगर मैं आंसर शीट की बात करता हूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यहां पे ये दे रखा है, उसने तीनों चीजें दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग पैराग्राफ नहीं बनाए हैं, तो यहां अलग से एग्जामिनर को ढूंढना पड़ा। अब नो डाउट एग्जामिनर को परेशानी होगी तो मार्क्स कहीं ना कहीं आपके डिडक्ट ही हो जाते हैं। बाकी राइटिंग बहुत अच्छा है, स्पेसिंग बहुत अच्छी है, सारी चीजें ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां जब बात की उसने किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसने सिर्फ 2 ही लिखे हैं, तो 3 आपको देने ही चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फेबुलस क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा देता है हमें, मैं 2-3 बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखिए इसमें जितने भी पार्ट आते हैं तो पार्ट बाय पार्ट आपने क्या करना होता है, इसको रिजॉल्व करना होता है। और जो खास बात है, अब देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट आंसर वो पॉइंट वाले तो नहीं दे सकते यहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं ये इस तरीके से पैराग्राफ बनाना ही चाहिए, रीजनिंग देनी ही चाहिए। उसके बाद जो फाइनल आंसर है उसको आपने अंडरलाइन करना है, आपका मन है उसका बॉक्स बनाइए, बॉक्स ही बना सकते हैं, आप डिफरेंट कलर तो क्या यूज करेंगे, टाइम बहुत लगेगा, तो बॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ दोनों बॉक्सेस की फॉर्म है, उसने 2 पार्ट पूछे हैं 1 नंबर के अंदर, तो आप ये दोनों चीज दे देंगे। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे यहाँ, तो देखिए अगेन वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछता है, तो एक्सप्लेनेशन में पहले पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दिया, फार्मूला देने के बाद में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव बिकॉज़ ऑफ ए नेगेटिव साइन यहाँ पे आता है। उसके बेसिस पे ये कंक्लूड करके दे दिया पहली फिगर के लिए QP वाली के लिए, फिर कंक्लूड किया AB वाले के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग पार्ट में उसने कंक्लूड करके यहाँ पे आंसर आपका दे दिया। तो मैं नहीं कहता कि आप कितनी ज्यादा लैंग्वेज लिखेंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा बहुत ही कम करके आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, और पूरी लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपकी रीजनिंग भी है, आपका कॉन्सेप्ट भी है, और कहीं ना कहीं जो राइटिंग स्किल है वो भी चेक हो रहा है। थर्ड पार्ट की बात हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन का कॉन्सेप्ट। अब ऑब्वियस है पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट और वर्क डन कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है, बस ये देखना है कि हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं या एक्सटर्नल एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा कि वो किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, तो आप सिंपली ये मानते हुए कि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का कॉन्सेप्ट देंगे। अगर दोनों चीजों को देखेंगे तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है तो ऑब्वियस है वर्क डन मेरा फिर नेगेटिव आएगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है तो वर्क डन मेरा पॉजिटिव आएगा।
तो इसके बेसिस पे आप ये अपना आंसर दे सकते हैं। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो वो वर्कडन का सेम उसी चीज को आगे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। रिटन आंसर तो आपके पास में है ही, तो आइडियल आंसर यहां से पढ़ लेंगे, हम बिना टाइम खराब किए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, क्या does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in going from B to A? B से A पे आने पे kinetic energy का क्या होगा? देखो भैया रिपल्सन है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी वेलोसिटी उसकी कम होगी। अब वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देना ही चाहिए विद फार्मूला, विद एक्सप्लेनेशन। थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है निश्चित रूप से। इस बच्चे ने आंसर दिए लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज था और बड़ा छोटा करके दे दिया। 5 मार्क्स में इस तरह का आंसर बच्चों नहीं चलता, तो आप देखेंगे इसको काफी लॉस भी हुआ है यहाँ पे। एक तो कुछ आंसर गलत है, रीजनिंग के बेसिस पे वो सही आंसर नहीं दे पाया, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ किया। दूसरा बहुत शॉर्ट किया है। अब इसी चीज को अगर मैं एक अगले बच्चे की आंसर शीट देखता हूं तो उसने कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक किया है। उसने क्या किया है बच्चों, देखिए यहां इस बच्चे ने कम से कम पैराग्राफ्स बनाए और उनके बेसिस पे अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश की है। लेकिन इसको भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए जो इसके फाइनल आंसर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने सॉल्यूशन में आप लोगों को शो कर रखा है। तो देखो बच्चों, कुल मिला के छोटे छोटे 10 क्वेश्चन आपके पास में, इसमें 5 मार्क्स का भी मिल गया, 2 मार्क्स भी मिल गया, 3 मार्क्स भी मिल गया, 1 मार्क्स भी मिल गया। क्वेश्चंस अनलिमिटेड होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। और एट प्रेजेंट हम लोगों का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन को लेकर के है कि हम कितना अच्छा रिप्रेजेंट करें तो हमें हाईएस्ट मार्क्स मिल जाए। इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टेस्ट के साथ मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।